जब घासी ने ऐसा कहा, आई कंसिडर द पंचेस ऑल्सो एज गॉड्स, यानी कि मैं भी भगवान के तुल्य ही पंचों को मानता हूँ, पंचों को मैं भगवान के समान ही मानता हूँ। मोहन कहते हैं टू द सरपंच, यानी कि सरपंच से कहते हैं, सर हियर इज अ क्वेश्चन यू शुड पुट टू नेताजी, यानी कि आपको नेताजी से एक प्रश्न पूछना चाहिए। अर्लियर माई ऐश यूज टू ग्रेस विथ ईज इन हिज ऑर्चर्ड, यानी कि पहले तो मेरा जो गधा था वो बड़े आराम से उनके उपवन में, उनके बाग बगीचों में चरा करता था, उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी। बट आफ्टर ही सफर्ड अ डिफीट इन द इलेक्शन, परंतु जैसे ही नेताजी इलेक्शन में हारे हैं, वाई डज ही रेज हिज गन, वे हमेशा गन क्यों उठा लेते हैं उस क्षण जब मेरा गधा जो है एंटर्स करता है उनके ऑर्चर्ड, यानी कि बगीचे में प्रवेश जैसे ही करता है तो वो बंदूक तान लेते हैं उसको दिखाने के लिए, तो ऐसा क्यों करने लगे हैं वो। सरपंच कहते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, अरे बकवास मत करो, टेक योर सीट एंड बी क्वाइट, अपनी सीट ग्रहण करो और चुपचाप बैठ जाओ। घासी हु इज़ योर नेक्स्ट विटनेस, घासी तुम्हारा दूसरा साक्ष्य कौन है। तब घासी कहते हैं व्हेन पीपल लाइक नेताजी कैन चेंज कलर हुम एल्स शुड आई नेम एज विटनेस, जब नेताजी जैसे लोग ही रंग बदल सकते हैं तो मैं दूसरा साक्ष्य अब किसको कह दूं। नाउ माई विटनेस इज नन अदर देन द सन गॉड ओवरहेड, अब मेरा कोई भी साक्ष्य नहीं है सिवाय सूर्य देव के जो मेरे सर के ऊपर जो विराजमान हैं, जो हमारे सर के ऊपर यानी कि चमक रहे हैं हम सभी के सरों के ऊपर, तो वही मेरे साक्ष्य हैं। पॉइंट्स टूवर्ड्स स्काई, इस तरह से आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा। तब फर्स्ट पंच कहते हैं बट जस्टिस कांट बी बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ सन गॉड, लेकिन भाई अब जो हमारा जो न्याय है वो न्याय किसी भी भगवान के साक्ष्य पर नहीं मान जाता है, मतलब कि कोई ऐसा सबूत चाहिए और भगवान के सबूत पर वह जो है जस्टिफाई, यानी कि हम उसको नहीं न्याय के रूप में समझते हैं। तो अब ये तो एविडेंस ऑफ सन एंड गॉड तो हम मान नहीं सकते, इसके आधार पर न्याय नहीं होता। तब घासी कहते हैं गॉड अलोन विल डू मी जस्टिस, केवल भगवान ही मुझे न्याय दे सकता है। ओ लॉर्ड प्लीज इनहेलेट हिम एंड हिज एंटायर फैमिली, हे प्रभु उसे नष्ट कर दो और उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दो जिसने मेरे गधे को चुराया है। एंड हु हैज़ मेड अ फॉल्स डिपोजिशन, यानी कि जिसने मेरे गधे को चुराया है और गधे को चुराने के साथ साथ उसने जो है एक झूठा चेहरा जो है लगाया हुआ है। फॉल्स डिपोजिशन यानी कि मेरे गधे को चुराया है और झूठा चेहरा लगाया हुआ है, उसे जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दो। इनफ ऑफ द पंचायत नाउ, यानी कि अब बहुत हुआ यहाँ का पंचायत। आई लीव दिस प्लेस हेयर एंड नाउ, मैं अभी और इसी वक्त जो है इस स्थान को छोड़ रहा हूँ। स्टार्ट्स गोइंग, और वह जाने लगता है, चलने के लिए बिल्कुल घासी जो है तैयार हो जाता है। जब घासी जो है उस स्थान से जाने लगते हैं कि मुझे कोई अब पंचों पर बहुत हो गया, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तब इतने में मोहन जो है अपने पिता के हाथों को पकड़ता है और उन्हें रोकता है। यू गेट अननेसेसरली अनर्व्ड, सिट हियर, आई विल फाइंड अ विटनेस, और कहते हैं कि आप जो है बेवजह यानी कि बिल्कुल बेवजह जो है आप जो है निराश हो रहे हो, आप यहाँ पर बैठो और मैं जो हूँ किसी साक्ष्य को ढूंढता हूँ। इस प्रकार से बोलते हैं कि यू गेट अननेसेसरी अनर्व्ड, यानी कि बेवजह जो है आप जो है अपने आप का आपा खो रहे, निराश हो रहे, आप यहाँ बैठो मैं दूसरा साक्ष्य ढूंढता हूँ। घासी You idiot, what a fool's paradise you seem to be living in. Don't you understand? Who will dare depose against Master Ji and Netaji? तब घासी जो बोलते हैं कि अरे मूर्ख, तुम किस प्रकार के अपने जो कल्पनाओं के स्वर्ग में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम नहीं समझते हो कौन जो है इनका सामना करेगा। डिपोज अगेंस्ट, यानी कौन जो है इनके खिलाफ उतरेगा, किसकी इतनी हिम्मत है जो मास्टर जी और नेताजी के खिलाफ उतरेगा और उनको जो है उनका सामना करेगा। तब मोहन कहते हैं प्लीज़ हैव पेशेंस फॉर सम टाइम, अरे आप कुछ समय के लिए धैर्य रखो। टू द सरपंच, वह इस प्रकार से सरपंच को कहते हैं, अब सरपंच को कहते हैं सर वन विटनेस फ्रॉम माय साइड में प्लीज़ बी अलाउड टू अपीयर, यानी कि मैं एक गवाह अपने तरफ से जो है प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप मुझे जो है अनुमति प्रदान करें। सरपंच कहते हैं ऑल राइट मेंशन हिज नेम, हाँ बिल्कुल सही है, इसका नाम दर्ज किया जाए। मोहन कहते हैं द नेम ऑफ माई विटनेस इज ट्रक साहब, यानी कि मेरा जो साक्ष्य है उसका नाम है ट्रक साहब। तो सरपंच कहते हैं ट्रक साहब इज ही एन इंग्लिश मैन, क्या वह कोई विदेशी आदमी यानी कि क्या कोई वह अंग्रेजी आदमी है। तो मोहन कहते हैं नो जस्ट वन फ्रॉम अवर विलेज, नहीं वह तो हमारे गांव से ही एक है। तो सरपंच कहते हैं नोट्स डाउन हिज नेम इन द रजिस्टर, इसका नाम जो है नोट किया जाए। वेयर इज ही, कहाँ है वह।
तब मोहन पॉइंटिंग यानी कि इस तरह से प्रदर्शित दिखाते हुए कहते हैं देयर इज़ एन ऑर्चर्ड, वह बगीचे में है। तो सरपंच कहते हैं लुक्स आउट यानी कि देखते हैं और बगीचे की तरफ देखते हैं जब कहते हैं बट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड, अरे मुझे तो कोई भी उद्यापन यानी मतलब मुझे तो कोई भी बाग में नहीं दिखाई दे रहा है, बगीचे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मोहन कहते हैं सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम। तो मोहन कहता है कि सर कृपया करके आप उसे उसके नाम से बुलाइए। तो सरपंच कहते हैं मिस्टर ट्रक साहब प्लीज़ एन ऐश ब्रेज इन रिस्पॉन्स। अब जैसे ही सरपंच कहते हैं कि मिस्टर ट्रक साहब कृपा करिए, तो इतने में जो गधा है अपनी आवाज़ में जो है प्रतिक्रिया कर देता है फर्स्ट पंच सो दिस इज ट्रक साहब, अच्छा ये है तुम्हारा ट्रक साहब। तब मोहन कहता है सर ही कैन टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ्स एंड रन लाइक अ मोटर कार। सर ये जो हमारा ट्रक साहब है वो ट्रक के समान कपड़ों के बोझ को जो है लाद लेता है और मोटर कार के जैसे वो दौड़ता है। देयरफॉर आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब, इसलिए मैंने इसका नाम ट्रक साहब रखा है। तब मास्टर जी कहते हैं बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, लेकिन इसकी भाषा को कौन समझेगा। इस प्रकार से मास्टर जी ने कहा ताओ में कि इसकी भाषा को कौन समझेगा। प्रकार मास्टर जी ने कहा हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज यानी कि इसकी लैंग्वेज को कौन समझ सकता है आखिर। मास्टर जी ने ऐसा कहा तब मोहन उसके रिप्लाई में कहता है मास्टर जी यू हैव ऑलरेडी डिपोज्ड दैट यू टेंड एशेस ऑल डे लॉन्ग। अरे आपने ही तो कहा था कि आप पूरे दिन गधों को जो है उनकी देखभाल करते हैं और उनकी जो है केयर करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। टेंस एशेस ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन आप यही करते हैं। एंड रिमेन्स इन देयर कंपनी, तो वह आपकी पूरे शरण में रहते हैं, पूरे आपके साथ में रहते हैं। येट यू कांट इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ द ऐश, और उनके साथ रहते हुए भी आप उनकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं क्या। इस प्रकार से मोहन ने कहा। तब मास्टर जी कहते हैं स्टैंड अप एंड क्वाइट एंड रेस्ट, यानी कि एकदम वो खड़े होते हैं और बोलते हैं कि चुप हो जाओ। तब मास्टर जी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये लड़का किस प्रकार से मुझ पर जो है कीचड़ उछाल रहा है बार बार। सी सर हाउ दिस बॉय इज स्लिंगिंग मड एट मी टाइम एंड अगेन, यानी कि बार बार किस प्रकार से मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। इज दिस द वे ऑफ पंचायत फंक्शन, क्या यही पंचायत का कार्य करने का तरीका है, यही इसका कार्यशैली है। बाय प्रोड्यूसिंग एन ऐश एज हिज विटनेस ही इज मेकिंग अ फूल नॉट ऑफ मी बट ऑफ द पंचेस एज वेल, यानी कि इस तरह के साक्ष्य को गधे को एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करके वो केवल मुझे ही नहीं पूरे पंचायत को भी, पंच के लोगों को भी साथ में मूर्ख बना रहा है, ऐसा मास्टर जी कहते हैं बड़े ताव से। अब आगे की कहानी का अध्ययन करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर सरपंच कहते हैं मास्टर जी से प्लीज बी कंपोज, यानी कि थोड़ा सा धीरज रखो। फॉर अ वाइल, यानी कि थोड़ी देर के लिए आप धीरज रखिए। एंड वॉच द डेवलपमेंट, और आगे की प्रगति को देखिए। टू मोहन, उसके बाद सरपंच मोहन से कहते हैं सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब, यानी कि आपका जो ट्रक साहब है उसके बात करने का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से वह जो है किसी साक्ष्य को प्रकट करेगा या प्रस्तुत कर पाएगा। इस तरीके से सरपंच पूछते हैं। तब मोहन कहते हैं मोहन क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं टेक्स द टॉवल फ्रॉम अराउंड हिज शोल्डर एंड टाइज इट इनटू नॉट्स टू मेक इट रिजेंबल अ गार्लैंड। तब मोहन ने क्या किया, उसने एक टॉवल लिया, टॉवल मीन्स जो एक गमछा होता है, उसने अपने शोल्डर यानी कंधे पर उसके गमछा टंगा हुआ था, उसने उसे निकाला और उसके बाद उस पर एक गठान लगाई और गठान लगा के उसे इस प्रकार से बना दिया जैसे वो एक माले के रूप में दिखने लगा। वह इस प्रकार से दिखने लगा जैसे कि कोई माला। सर ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी हु पुट्स दिस गार्लैंड ऑफ क्लॉथ राउंड हिज नेक। उसके बाद मोहन ने कहा कि सर ये जो मेरा ट्रक साहब है ये हर किसी के लिए उसके लिए विटनेस बनेगा जो इसके गले पर ये कपड़े रूपी जो गार्लैंड है, माला है, वो उसके गले पर अच्छे से पहना देगा और वही उसका जो है साक्ष्य होगा। तो सरपंच बोलते हैं फाइन, व्हाट अ नाइस सजेशन, बहुत अच्छी बात है, क्या बढ़िया सुझाव है। कंचेरी प्लीज होल्ड दिस गार्लैंड एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब्स नेक, वी शैल वॉच, यानी कि सरपंच ने कहा बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद कंचेरी से कहा कि कंचेरी अब तुम जाओ और ये जो कपड़े रूपी गार्लैंड यानी कि माला है वो जाके गधे के गले में पहनाओ और हम सब देखेंगे। कंचेदी उसके बाद बोलता है एज यू प्लीज, जैसा आपका आदेश हो। प्रोसीड्स विद द गार्लैंड्स एंड मेक फर्टाइल
attempts repeatedly to put it round the neck of the ash, and apprehensive of its kick, twinks backward and falls on the dice. जब कंछेदी से ऐसा कहा जाता है तो कंछेदी उस गार्लिन यानी कि उस माले को लेकर बार बार उस गधे के गले में पहनाने का बार बार प्रयास करता है और व्यर्थ में उसका प्रयास जाता है, व्यर्थ प्रयास करता है वो। एंड ऑफरेंस ऑफ इट्स किक, और उसकी जो गधे की जो किक रहती है यानी कि उसके जो पीछे के पैर रहते हैं उसके डर के कारण वह जो है पीछे की ओर गिर जाता है और आकर सीधा जो है वह मंच पर गिरता है, सीधा वो मंच पर गिरता है। उसके पैरों की चोट के आघात के कारण, यानी कि उसे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं उस अपने पैरों से मुझे कोई जो है किक ना मार दे, तो उसके कारण वो जो है पीछे सीधा जाकर मंच पर गिर पड़ता है। देन हैविंग रिसीव्ड अ किक फ्रॉम द एस ही स्टार्ट्स, उसके बाद गधे से एक किक पाकर यानी कि उसकी दुलत्ती को खाते ही साथ वे जो है जोरों से रोने लगता है मंच पर। ओ गॉड, दिस एस हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड मी। अब बार बार जब उसने प्रयास किया और प्रयास उसका विफल हुआ और उसके गधे की उसने जो दुलत्ती भी खाई, तो इस कारण से वह जो है जाकर मंच पर सीधा गिरकर रोने लगता है और कहता है कि ये जो गधा है ये तो लगभग मुझे मार ही डालेगा, मैं तो मर ही गया। इस प्रकार से हे भगवान करके उसके मुंह से जो है आवाज़ निकलती है, ओ गॉड दिस ऐश हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड मी, यानी कि इसने तो मुझे, हे भगवान इस गधे ने तो मुझे मार ही डाला। Mohan rushing up, what happened to you? Examines him. Oh, you are safe. Well, if you approach an unfamiliar ash, you are bound to reap such a consequence. Tell me, could you escape a severe jolt? मोहन दौड़कर आगे बढ़ता है और उसका निरीक्षण करता है कि कहीं कंछेदी को चोट तो नहीं लगी। जिस प्रकार से वह दर्द में चिल्लाता है तो वह उसके पास दौड़कर जाता है ये एग्जामिन करने की कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और कहता है ओ यू आर सेफ, अरे आप सुरक्षित हैं। वेल इफ यू अप्रोच एन अनफैमिलियर एस, यानी कि इस प्रकार से यदि आप किसी अपरिचित गधे के पास जाएंगे, यू आर बाउंड टू रीप सच अ कॉन्सिक्वेंस, तो इस प्रकार का परिणाम तो होगा ही। टेल मी, कुड यू एस्केप अ सीवियर जॉल्ट, क्या किसी घटना से आप अपने आप को बचा सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार की होने वाली घटना से क्या आप अपने आप को सुरक्षित यानी कि बचा सकते हैं, इस प्रकार से मोहन कहता है। सरपंच आगे कहते हैं मुखिया जी प्लीज गिव हिम फर्स्ट एड, मुखिया जी से कहते हैं कि मुखिया जी अपना इनका जो है प्राथमिक इलाज करें, प्राथमिक इनको उपचार दें। उसके बाद वो मोहन से कहते हैं सरपंच फिर से कि कंछेदीज एग्जामिनेशन इज ओवर, कंछेदी का जो परीक्षण था वह पूरा हुआ। नाउ यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द एस, अब तुम्हारी बारी है और जाओ गधे के गले में माला पहनाओ। मोहन ऑल राइट सर, मोहन कहते हैं जी बिल्कुल जैसा आपने कहा। गोज एंड हैविंग पुट द टॉवल गार्डन्स राउंड द एश नेक, drags it up and to the dice and caressing it. Persons present starts clapping at the sight. Here is my witness, Mr. Truck Sahab. Mr. Truck Sahab, whoever likes may have his company here. मोहन जाता है और उस गधे के गले में आराम से उस गार्लेन यानी कि माला को, गमछे रूपी माला को पहनाता है और बड़े अच्छे से उसको जो है पुचकारते हुए, बड़े ही केयरसिंग के साथ उसे दुलारते हुए पुचकारते हुए जो है उसे जो है मंच पर लेकर आता है। जैसे ही वो मंच पर अपने गधे के साथ आता है, पर्सन्स प्रेजेंट स्टार्ट क्लैपिंग, यानी कि सारे लोग जो वहाँ उपस्थित रहते हैं वो जोर से तालियां बजाने लगते हैं उस दृश्य को देखकर। और मोहन आते ही साथ कहता है कि ये है मेरा गवाह मिस्टर, मतलब ये है मेरा साक्ष्य मिस्टर ट्रक साहब, जो मेरा साक्ष्य है। Whoever likes may have his company here, कोई भी इसका साथ जो है चाहेगा। Whoever likes may have his company here, कोई भी चाहे तो इसका साथ ले सकता है, ऐसा भी मोहन जो है आते ही साथ कहता है कि ये मेरा विटनेस है, ये मेरा साक्ष्य है और कोई भी चाहे तो इसका साथ यानी कि इसकी कंपनी ले सकता है। उसके बाद सरपंच कहते हैं ओ आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब। जब मोहन ने कहा कि कोई भी इनका साथ ले सकता है तो सरपंच कहते कि नहीं, मुझे तो डर लगता है ट्रक साहब से। हिज डिपोजिशन इज ओवर, अब उसकी गवाही जो है पूरी हो गई है। टेल हिम टू मूव अवे नाउ, और उसे कहो कि वो वहाँ से जाए। एंड नाउ आई प्रोनाउंस माई जजमेंट, अब मैं अपना न्याय सुनाऊंगा। विस्पर्स विद द पंच, और वह पंच में आपस में धीरे धीरे बात जो है करने लगते हैं। दो अ नंबर ऑफ विटनेस अपीयर्ड फॉर कंछेदी लाल इन दिस केस एज अगेंस्ट अ सॉलिटरी वन इन फेवर ऑफ घासीराम, और वह ये इस तरह से बतियाते हैं कि इतने सारे साक्ष्य थे कंछेदी लाल के बहुत सारे साक्ष्य थे इस केस में, और एक किसके खिलाफ, अगेंस्ट घासीराम
घासीराम, यानी घासीराम जो है एक अकेला था और उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं थे उसके लिए, परंतु कंचेदी लाल के बहुत सारे साक्ष्य थे। येट आई हैव कम टू द डिसीजन, और अब मैंने निर्णय ले लिया है दैट द ऐश बिलोंग्स टू घासी, कि ये जो गधा है वो सही मायने में घासीराम का ही है, एंड नॉट टू द कंचेदी लाल, ये गधा जो है कंचेदी लाल का नहीं है, ये घासीराम का ही है। बिकॉज ओनली घासीराम्स विटनेस इज रिलायबल इन द मैटर, क्योंकि घासीराम का जो भी साक्ष्य था वो बिल्कुल भरोसेमंद था इस मामले में, और इसीलिए हम इस भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये जो गधा है वो एक्चुअली मायने में घासीराम का है, ना कि कंचेदी लाल का। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं, इज़ योर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ एन ऐश इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मैन। मास्टर जी गुस्से में कहते हैं, क्या यही आपका न्याय है कि किसी गधे की कीमत किसी इंसान की कीमत से कहीं ज़्यादा है? सरपंच कहते हैं, इज़ देयर एनी डाउट अबाउट इट, क्यों आपको इस बारे में कोई शंका है? इस प्रकार से सरपंच ने कहा। तब मास्टर जी कहते हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, तो इसके पीछे तर्क क्या है, किस प्रकार से आपने ये निर्णय किया? सरपंच कहते हैं, द सिंपल लॉजिक, अ मैन कैन लाई whereas एन ऐश कैन नेवर डू सो, यानी कि सिंपल तर्क यही है इसके पीछे कि मैंने जो है ट्रक साहब यानी कि गधे को जो है सही साक्ष्य माना, क्योंकि कोई व्यक्ति ज़रूर झूठ बोल सकता है परंतु कोई गधा नहीं। डू यू फॉलो, क्या आप इस बात को मानते हैं? इस प्रकार से सरपंच ने एकदम तपाक होकर उसका जवाब दिया। सरपंच ने इस प्रकार से उसको समझा दिया कि कोई गधा कभी झूठ नहीं बोल सकता, व्यक्ति ज़रूर झूठ बोल सकता है परंतु कोई भी गधा, कहने का मतलब है कोई भी जानवर जो है किसी प्रकार से झूठ नहीं कह सकता। और क्या तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आई? और यह कहकर सरपंच जो है मास्टर जी का मुंह बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें आपने जाना कि एक सरपंच ने सही न्याय किया और मोहन ने भी सही प्रकार से अपने साक्ष्य को प्रस्तुत किया, और उसने जिस प्रकार के साक्ष्य को रखा उसका कोई भी तोड़ नहीं था और वो बिल्कुल रिलायबल था। तो बच्चों, ये गोविंद झा जी के द्वारा ये स्टोरी तैयार की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों पार्ट, ये सेकंड नंबर का पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जितने भी हमने कठिन शब्दों को पाया, हम उसके कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं अर्थों को। कठिन शब्दों में सबसे पहले है ऑडेसिटी यानी कि दिलेरी यानी कि निडरता, इम्प्यूडेंट यानी अविवेकी, थेटर्ड मीन्स खूंट से बांधना, इमीडिएटली अचानक, रिटॉर्टेड उत्तर का उत्तर देना यानी कि किसी उत्तर पे जब हम प्रतिक्रिया करके उत्तर देते हैं दैट इज रिटॉर्टेड, थ्रेसिंग पीटना, एडेप्ट कुशल, टेंड लालन पालन करना, स्माइट का मतलब होता है बच्चों आक्रमण करना। उसके बाद है यहाँ पर लेपर का मतलब होता है कोड़ी, बीसच यानी अनुनय विनय करना, पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, विटनेस यानी साक्ष्य, और उसके बाद है इनिहिलेट यानी पूरी तरह नष्ट करना। उसके बाद है स्लिंगिंग का मतलब होता है लापरवाही से फेंकना, केयरसिंग यानी कि प्यार से दुलारना या दुलारना, श्यू मोटो का अर्थ होता है खुद से या स्वयं से। आगे देखते हैं, बैफल यानी चकरा जाना, ब्लैब यानी गोपनीय, डाइज यानी होता है मंच, रिलीफ यानी राहत या आराम, क्रेजली पागलपन, रिकॉग्नाइज पहचानना, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, ऑर्चर्ड बाग या बगीचा, इंटरप्रेट यानी होता है अर्थ समझाना, गार्लैंड यानी कि माला, सजेशन यानी सुझाव, अटेम्प्ट्स यानी प्रयास करना, रिलीफ रिलायबल यानी भरोसेमंद। बच्चों ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जितनी भी हमने स्टोरी को अध्ययन किया वो एक कंप्लीट स्टोरी के यहाँ पर सारे हमने कठिन शब्दों को रखा हुआ है और ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी जब आप इस स्टोरी का अध्ययन करेंगे जिसका नाम था द वैल्यू ऑफ मैन, क्लास 12th इंग्लिश की बुक में। तो बच्चों ये पूरी स्टोरी विथ वर्ड मीनिंग्स थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जब भी आप इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों और भी आपके स्टडी कंटेंट आपको मेरे चैनल के माध्यम से डिफरेंट टॉपिक्स पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।